हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं वर्तमान में हिस्ट्री लेक्चरर हूं और जो आरपीएससी स्कूल लेक्चर का 2015 का एग्ज़ाम था वो मैंने क्वालिफाई किया था। इसके अतिरिक्त मैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ऑफलाइन और ऑनलाइन अध्यापन करवाने का कार्य करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्राचीन भारत का इतिहास। तो देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि भारत का जो इतिहास है उसका सामान्य परिचय एक बार देख लेते हैं। तो जब हम इतिहास को पढ़ेंगे तो इतिहास के बारे में हमारी एक अच्छी समझ होगी और उसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इतिहास को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इतिहास का जो है वो अर्थ क्या होता है ना। इतिहास क्या होता है? यदि हम बहुत ही सरल भाषा में बात करें तो अतीत की बातों का जो वर्तमान अध्ययन है वह इतिहास होता है। जो भी पास्ट में जो भी इवेंट हुए, जो भी घटनाएं हुई हैं, उन सब का जो वर्तमान में अध्ययन है वह इतिहास कहलाता है। लेकिन हम अतीत की प्रत्येक बातों को इतिहास के अंतर्गत नहीं रख सकते। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि वह जो भी अतीत में जो भी घटनाएं घटी हैं या तो वो प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित होनी चाहिए, साथ ही साथ वो क्रमबद्ध होनी चाहिए। ठीक है, उनका अपना एक क्रम होना चाहिए। यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रामाणिक स्रोतों की बात कर रहे हैं तो इन प्रामाणिक स्रोतों से हमारा तात्पर्य है ऐतिहासिक स्रोतों से। ठीक है, और यहाँ पर ऐतिहासिक स्रोतों का मतलब होता है कि इतिहासकार होते हैं वो इतिहास की गतिविधियों को जानने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। या फिर सिंपल भाषा में बात करें कि इतिहास को जानने के लिए जिन साधनों या इतिहास को समझने के लिए जिन टूल्स की हमें आवश्यकता होती है वह ऐतिहासिक स्रोत कहलाते हैं। इसमें मुख्यतः दो होते हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत होते हैं और दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं। तो देखिए, पुरातात्विक स्रोत हैं ये हमें मुख्यतः प्राप्त होते हैं जो हिस्टोरिकल साइट होती हैं वहाँ से प्राप्त होते हैं। वहाँ से उत्खनन से जो प्राप्त अवशेष होते हैं उनकी सहायता से भी जो इतिहासकार है वो इतिहास का जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि वो लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, ये सब हम जानने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ राजाओं ने अपने कार्यों का विवरण अभिलेखों के माध्यम से भी किया। ठीक है, ये भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से गुहालेख आ जाते हैं, शिलालेख आ जाते हैं और तीसरे स्तंभ लेख होते हैं। तीसरे जो प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं वह हैं सिक्के और मुद्राएं। तो देखिए, सिक्के और मुद्राएं से भी हमें इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। मुख्यतः इसके बारे में हम एक निश्चित समय का निर्धारण कर पाते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लें तो जो प्राचीन समय में जो सिक्के होते थे, राजा जब अपने सिक्के जारी करते थे तो वो उन पर तिथि अंकित करते थे, अपने राज्याभिषेक की तिथि। ठीक है, तो उनकी सहायता से हमें एक निश्चित समय का या निश्चित तिथि का हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हमें सिक्कों से सीमा निर्धारण का भी पता चलता है। जैसे जिन स्थानों पर जिन राजाओं के सिक्के मिले हैं तो उनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर उस राजा की सीमा या उस राज्य की सीमा रही होगी। तीसरा क्या होता है कि सिक्कों से हमें राजा की अभिरुचि, उसके धर्म के बारे में भी पता चलता है। जैसे समुद्रगुप्त का एक सिक्का था वीणा वादक, जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। इससे ये पता चल जाता है कि समुद्रगुप्त की संगीत में रुचि रही होगी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जैसे स्मारक हैं, भवन हैं, या जैसे मूर्तियाँ, शैल चित्रकला और अन्य कलाकृतियाँ हैं, इनकी सहायता से भी हम इतिहास को जान पाते हैं। दूसरे जो ऐतिहासिक स्रोत होते हैं वो होते हैं साहित्यिक स्रोत होते हैं। ये लिखित होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा प्रामाणिक भी होते हैं। इनकी प्रामाणिकता पुरातात्विक स्रोतों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। और इनको भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। धार्मिक साहित्य, ठीक है, जो धर्म से अतिरिक्त जो साहित्य लिखा गए हैं वो धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। और तीसरे आ जाते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। धार्मिक साहित्य जैसे ब्राह्मण साहित्य हैं जिनमें वेद आ जाते हैं, पुराण आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त बौद्ध एवं जैन साहित्य हैं। धर्मेतर साहित्यों की बात करें तो कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे कि हम कल्हण की राजतरंगिणी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। कुछ विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ भी हैं, जैसे कालिदास रचित महाकाव्य वगैरह क्षेत्रीय साहित्य इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरे जो प्रमुख साहित्यिक स्रोत आते हैं वह है विदेशी यात्रियों का विवरण। देखिए, भारत में समय समय पर कुछ विदेशी यात्री हैं और उन्होंने अपनी यात्राओं का विवरण अपनी पुस्तकों में किया है। और उन पुस्तकों के माध्यम से हमें तात्कालीन समय की सामाजिक स्थिति,
धार्मिक स्थिति, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। ठीक है, जिसमें सबसे जो पहला नाम आता है वह आता है मेगास्थनीज का। यह एक यूनानी राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में आया था। और इसकी जो प्रमुख पुस्तक थी वह थी इंडिका। इस पुस्तक की सहायता से हमें मौर्य काल के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। दूसरा जो यात्री था वह चीनी यात्री था, फाहियान था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसकी जो प्रमुख पुस्तक थी फूको की। तीसरा जो प्रमुख यात्री था यह भी एक चीनी यात्री था और इसने एक पुस्तक लिखी सीयू की, और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। तो इन विदेशी यात्रियों के जो विवरण हैं उनकी सहायता से भी हमें तत्कालीन समय की जो इतिहास है, उनकी वहाँ उस समय की जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियाँ हैं उनके बारे में हमें जानने को मिलता है। अब बात करते हैं हम इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो देखिए, अध्ययन की दृष्टि से हम बात करें तो इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। खास करके हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास की। पहला आ जाता है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो ये आरंभ से लेकर इसे 1206 ईस्वी तक इसका कालक्रम जो है जो निर्धारित किया गया है। और मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है ये 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक इसका जो कालक्रम है वो निर्धारित किया गया है। और आधुनिक भारत की बात करें तो 1757 से लेकर और 1947 ईस्वी तक इसका कालक्रम निर्धारित किया गया है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास की बात करते हैं। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में जो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वो है पाषाण काल का, जिसे हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। इतिहासकारों ने इसका जो कालक्रम निर्धारित किया गया है वह 5 लाख से 6000 वर्ष पूर्व तक किया है। देखिए, हम पाषाण काल की बात करें तो देखो, पाषाण से तात्पर्य होता है पत्थर से, अर्थात स्टोन से। ठीक है, क्योंकि जो प्रारंभिक मानव था वह धातु से परिचित नहीं था, तो उसने अपने जो औजार बनाए या अपने जो रहने की या फिर जो खाने के लिए जो बर्तन बनाए वो अधिकतर पत्थर से बनाए। मुख्यतः हम बात करें औजार की बात करें तो वो इसके पत्थर के थे, इसीलिए इस काल को स्टोन एज या पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में धीरे धीरे मानव था वो धातु से परिचित हुआ, और सबसे पहले वो जिस धातु से परिचित हुआ वह थी तांबा। तो फिर मानव ने तांबे को और पाषाण दोनों को मिलाकर अपने औजार बनाए, इसीलिए इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। तो देखिए, ताम्र पाषाण काल है ये सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी है, इसके पैरेलल भी चलता है और इसके बाद भी चलता है। लगभग मौर्योत्तर काल तक यह इसके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद में जो दूसरा महत्वपूर्ण जो काल आता है या सभ्यता आती है वह है कांस्य काल या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास इसके जितने भी बस्तियां या अवशेष मिली हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इस समय का जो मानव था वह धातु विज्ञान से भी परिचित था, तो उसने तांबे के साथ साथ उसमें सीसा और जस्ता मिलाया, जिससे एक नई धातु बनी जिसे हम कांसा कहते हैं। तो इसलिए इसे कांस्य काल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो कालक्रम निर्धारित किया गया है वह 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आ जाता है वैदिक काल आ जाता है। तो वैदिक काल का जो कालक्रम निर्धारित किया गया है वह है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। देखिए, ये जो वैदिक काल है इसको हम मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो आता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा हो जाता है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो कालक्रम रहता है वो 1500 BC यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व तक रहता है। और यदि हम बात करें उत्तर वैदिक काल की तो इसका जो कालक्रम रहता है वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहता है। उसके बाद में महाजनपद काल आ जाता है, जिसका कालक्रम निर्धारित किया गया है इतिहासकारों के द्वारा 600 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक, क्योंकि इस समय भारत है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है मौर्य काल आ जाता है, जिसका कालक्रम निर्धारित किया गया 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। उसके बाद में मौर्योत्तर काल आ जाता है 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी। ये ध्यान रखना, ये ईस्वी है और इससे पहले हम पढ़ रहे थे वो ईसा पूर्व था। फिर उसके बाद में आ जाता है गुप्त काल आ जाता है, जो 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक है। और जब गुप्त काल का पतन होता है तो उसके बाद में आ जाता है गुप्तोत्तर काल। ठीक है, ये 7वीं से लगभग 12वीं सदी तक रहता है, 7वीं से 12वीं सदी तक। तो इस प्रकार से जो प्राचीन भारत है
उसको भी अनेक भागों में विभाजित किया गया है और उसका जो हमने कालक्रम पढ़ा, फिर धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए, हम देखते हैं कि भारत को, जो प्राचीन भारत का इतिहास, उसको मैप के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि पाषाण काल में जो सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु थी वह थी पत्थर। तो भारत में जितनी भी पाषाण कालीन संबंधित बस्तियां या सभ्यता के जो हमें अवशेष मिले हैं, वो ऐसे स्थानों पर मिले हैं जहाँ पर पत्थर की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके या फिर आसानी से जो पत्थर उपलब्ध हो सके। तो भारत में ऐसी दो ही जगह हैं। पहला तो आ जाता है हिमालय और दूसरा आ जाता है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत आ जाता है। तो हिमालय में एक तो पाषाण काल के अवशेष मिले हमें उत्तर भारत में, तो और दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय जो भारत है वहाँ पर हमें पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। दूसरा आ जाता है जो इम्पोर्टेंट जो हमारी सभ्यता है वह सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, साथ ही एक नदीय सभ्यता थी, जिसका जो विस्तार है नदी और मैदानी भागों में हुआ। तो इसका जो हमें अवशेष प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं वर्तमान पाकिस्तान और कुछ भारतीय स्थानों पर। तो इसके जो अवशेष जो हमें मिले हैं वह ऐसे स्थानों पर मिले हैं जो मैदानी भाग हो या फिर नदीय, जहाँ पर नदी हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद में हम वैदिक काल की बात करें तो देखिए, वैदिक काल है ये गंगा नदी का जो दोआब है, उपजाऊ जमीन है, उसके आसपास वैदिक यानी ऋग्वैदिक काल का विकास हुआ। फिर उसके बाद में उत्तर वैदिक काल का थोड़ा और अधिक विस्तार होता है, नर्मदा नदी तक होता है। फिर उसके बाद में महाजनपद काल होता है, जिसमें भारत है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ रहता है। देखिए, महाजनपद काल के बाद में आ जाता है मौर्य काल। अगर हम मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल का जो विस्तार है ये पाटलिपुत्र को केंद्र बिंदु बनाकर, जिसे मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, मगध की राजधानी थी ये पाटलिपुत्र, इसको केंद्र बिंदु बनाकर लगभग संपूर्ण भारत में, दक्षिण भारत के कुछ स्थानों को छोड़ दो, उसके बाद में संपूर्ण भारत में मौर्यों का शासन रहा था। और सबसे पहले भारत को एकीकृत किया गया, एक शासन के अंतर्गत संपूर्ण भारत को रखा गया। लेकिन जब मौर्यों का पतन होता है तो उसके बाद में मौर्योत्तर काल आता है और भारत पुनः अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, छोटे छोटे राज्य स्थापित हो जाते हैं। और इसी समय कुछ विदेशी आक्रांता आते हैं, जिसमें शक है, कुषाण है, यवन है, उनके द्वारा भी जो उत्तर पश्चिम भारत है वहाँ पर विदेशी राज्यों की स्थापना भी होती है। और कुछ भारतीय शासकों के द्वारा भी कुछ हिस्सों पर, जैसे सातवाहन वगैरह हैं, उनके द्वारा शासन किया जाता है। मौर्योत्तर काल के बाद में दोबारा से एक बार पूरे भारत को अखंड भारत या एकीकृत भारत करने का जो प्रयास किया वो किया गुप्त शासकों के द्वारा। तो इस काल को गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है गुप्तोत्तर काल आ जाता है। तो गुप्तोत्तर काल में सामंती व्यवस्था का जन्म होता है, सामंत व्यवस्था का जन्म होता है और पुनः भारत है वह छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता है। इस काल को राजपूत काल भी कहा जाता है। इस काल को राजपूत काल भी कहा जाता है क्योंकि एक नगर था कन्नौज, इसको लेकर 3 राजपूत वंश, जिसमें पाल आ जाते हैं, राष्ट्रकूट आ जाते हैं और तीसरे आ जाते हैं गुर्जर प्रतिहार। इन राजपूत वंशों के द्वारा कन्नौज को लेकर त्रिकोणीय संघर्ष होता है। तो इस काल को गुप्तोत्तर काल या राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, मैप के माध्यम से हमने देखा कि जो भारत का इतिहास का जो विकास होता है, जैसे हम पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल के अवशेष हमें वहाँ प्राप्त होते हैं जहाँ पर आसानी से पत्थर की उपलब्धता निश्चित हो सके। सिंधु घाटी सभ्यता है, ये एक नदीय सभ्यता थी, मैदानी भागों में विकसित हुई, तो ये मैदानी भागों में इसके हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास को हमने एक मैप के द्वारा भी जानने का प्रयास किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे पाषाण काल के ऊपर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की जो PDF नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।